जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं विश्व के इतिहास के प्रश्नों को। आज हम लोग जानेंगे विश्व के इतिहास में पुनर्जागरण, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम एवं फ्रांस की राज्य क्रांति, यानी कि इन सारे टॉपिक को जो है आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर जो है आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहां से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है कि पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। प्रश्न है कि पुनः जागरण का जो प्रारंभ है वह कहाँ से माना जाता है। तो वह माना जाता है आपका कहाँ से, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। कहाँ से हो जाएगा, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है पुनः जागरण का प्रारंभ है। अगला है प्रश्न कि पुनः जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो महान कवि दांते को। किसको, तो दांते को, जो कहाँ के थे, तो वह इटली के थे। अगला है प्रश्न कि दांते का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्लोरेंस नगर में। कब हुआ था, तो 1260 ईस्वी में। याद रखिएगा कि दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था और 1260 ईस्वी में हुआ था। साथ ही इसका मृत्यु की बात करें तो 1321 ईस्वी में दांते का मृत्यु हो गया था। अगला है प्रश्न कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य वह लिखा गया था आपका दांते के द्वारा। और कौन सी भाषा में, तो टस्कन भाषा में। याद रखिएगा, टस्कन भाषा में दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा गया था। अगला है प्रश्न, दांते ने अपनी किस पुस्तक में स्वर्ग एवं नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते ने अपनी किस पुस्तक में जो है स्वर्ण एवं नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, तो वह किया है आपका डिवाइन कॉमेडी में। किस में, तो डिवाइन कॉमेडी में किया है। अगला है प्रश्न कि दांते के बाद पुनः जागरण की भावना का प्रश्चय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो पेट्रोक। दांते के बाद पुनः जागरण की भावनाओं को जो है आपका प्रश्चय देने वाला दूसरा व्यक्ति वह था आपका पेट्रोक था। अगला है प्रश्न, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है। मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है, तो पेट्रोक को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो पेट्रोक हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि इटालियन गध का जो है वो किसको माना जाता है। इटालियन गध किसको माना जाता है, तो बोकेसियो को। किसको, तो बोकेसियो को माना जाता है इटालियन गध। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है। डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोकेसियो। डेकामेरॉन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपका कौन, तो बोकेसियो हो जाएंगे। आगे है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है मैकियावेली को। किसको, तो मैकियावेली को, जो कि इटली के थे। अगला है प्रश्न कि द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक का जनक किसे माना जाता है, तो मैकियावेली को। अगला है कि पुनः जागरण की भावना को विकसित करने का श्रेय किन तीन कलाकारों को जाता है। यानी कि जो आपका पुनः जागरण की भावनाओं को जो है आपका विकसित करने का श्रेय जाता है वह किन को जाता है, तो वह जाता है आपका लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो एवं राफेल। ये सभी कहाँ के थे, तो इटली के थे। अगला है कि कौन व्यक्ति एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था जो चित्रकार एवं मूर्तिकार था, तो वह जगह आपका लियोनार्डो द विंची। यह जो आपका थे व्यक्ति, यह चित्रकार, मूर्तिकार एवं इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व गायक थे। कौन, तो लियोनार्डो द विंची। अगला है प्रश्न कि द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्र का चित्रण किसने किया, तो लियोनार्डो द विंची के द्वारा यह किया गया था। अगला है प्रश्न कि माइकल एंजेल भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। कौन, तो माइकल एंजेलो।
द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की। अगला है कि सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा जो है आपका चित्र बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो के द्वारा यह चित्र बनाया गया है। अगला है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्रण किसने किया? तो राफेल ने। राफेल कहाँ का था? तो इटली का। पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को। किसको माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है पुनः जागरण काल में चित्रकला का जनक। अगला है कि पुनः जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो वह था आपका फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड का था। द प्रेज ऑफ फॉली किसकी पुस्तक है? तो इरास्मस, जो कि हॉलैंड का था। याद रखिएगा, द प्रेस ऑफ फॉली यह पुस्तक हो जाएगा आपका इरास्मस का, याद रखिएगा। और कहाँ का था? तो हॉलैंड का। अगला है प्रश्न, यूटोपिया पुस्तक के लेखक। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो थॉमस मोर, जो कि इंग्लैंड के लेखक हैं ये हैं। अगला है, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? तो वह है आपका शेक्सपियर का, याद रखिएगा। रोमियो और जूलियट जो है आपका यह शेक्सपियर की कृति है। अगला है, आधुनिक प्रयोगात्मक विद्वान का जनक। तो रोजर बेकन, जो कि इंग्लैंड का था। कहाँ का था रोजर बेकन? तो इंग्लैंड का। यह एक आधुनिक प्रयोगात्मक वैज्ञानिक था, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। पृथ्वी क्या है? तो सौरमंडल का केंद्र है। यह खंडन किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने। किसने किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस कहाँ का था? तो वह था आपका पोलैंड का। कहाँ का? तो पोलैंड का था। कौन? तो कॉपरनिकस हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस का सिद्धांत का समर्थन किया था। याद रखिएगा कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है और इसका जो है खंडन यह कॉपरनिकस ने किया था। साथ ही गैलीलियो ने भी कॉपरनिकस का जो सिद्धांत था उसका समर्थन किया था। अगला है कि किसने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? तो वह बतलाया गया था केपलर के द्वारा। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया? तो न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का पता किसने लगाया था? तो न्यूटन ने। अगला है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुआ था? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपका 16वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? तो 16वीं सदी में हुआ था। साथ ही हम बात करें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक की, तो वह जगह आपका मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी का था। याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई एवं धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे, जो कहाँ के थे? तो जर्मनी के। अगला है कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? तो इंग्लैंड से। अगला है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है प्रातःकालीन तारा? तो जॉन चिनक्लिक। किनको कहा जाता है? तो जॉन हो जाएंगे चिकमिक, याद रखिएगा, चिकमिक। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी में। साथ ही 1498 ईस्वी में जो है वो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो वास्को डी गामा के द्वारा। अगला है प्रश्न, किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा? किसके नाम पर अमेरिका का नाम जो था वह अमेरिका पड़ा था? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। किसके नाम पर? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर, जो कहाँ के थे? तो वह इटली के। अगला है कि प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? प्रशांत महासागर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मैगलन के द्वारा। किसके द्वारा? तो मैगलन के द्वारा। मैगलन कहाँ का था? तो स्पेन का। अगला है प्रश्न, समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन। अगला है टॉपिक आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अगला टॉपिक है। प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासनकाल में डाली गई?
अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासनकाल में जो है वो डाला गया था? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अगला है प्रश्न, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। याद रखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका का मूल निवासी थे कौन? तो रेड इंडियन। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को जो है वो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगला है प्रश्न कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत जो है वो समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था आपका पेरिस के संधि के तहत। कब हुआ था? तो 1783 में। याद रखिएगा, पेरिस के संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था 1783 में। अगला है प्रश्न कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में जो है वो फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? तो वह भाग लिया था लाफायते के विरुद्ध। इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान स्टाम्प एक्ट कब लाया गया? तो 1765 में। कब? तो 1765 में लाया गया था। उस समय पीएम थे कौन? तो ग्रेनविलो थे, याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री थे। अगला है प्रश्न कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने। याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध जो किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। और कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि कॉमन सेंस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो टॉमस पेन ने। कॉमन सेंस पत्रिका का प्रकाशन जो किया था वो टॉमस पेन के द्वारा किया गया था। कब? तो 1776 में। याद रखिएगा, कॉमन सेंस के लेखक हो जाएंगे आपका टॉमस पेन, जो 1776 में प्रकाशित किया था। अगला है प्रश्न कि राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था? तो राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला है प्रश्न कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जनक कौन हो जाएगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हो जाएगा? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुआ था? तो 16 दिसंबर 1773 को। याद रखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को यह घटित हुआ था। अगला है प्रश्न कि अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया कब जारी किया गया था? तो 4 जुलाई। कब? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को जो है वह जारी किया गया था। अगला है प्रश्न, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? प्रजातंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। कहाँ पर हुआ था प्रजातंत्र की स्थापना? तो अमेरिका में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना वह भी जो है आपका अमेरिका में किया गया था। अगला है कि संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? संसार का जो आपका सर्वप्रथम लिखित संविधान था वह कहाँ पर लागू हुआ था? तो वह हुआ था आपका अमेरिका में लागू। कब हुआ था लागू? तो 1789 में। 1789 में लागू हुआ था। अगला है प्रश्न कि शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो मॉन्टेस्क्यू ने। याद रखिएगा कि शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत वह मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। अगला है प्रश्न, 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो वह जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्व का पहला देश जो मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की किसने? तो अमेरिका ने। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1860 में घोषित किया था। कब घोषित किया था? तो 1860 में। अगला है प्रश्न कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना? तो 1860 में। याद रखिएगा, अमेरिका का जो आपका राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वह 1860 में जो है वो राष्ट्रपति चुने गए थे। आगे है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना? तो 1860। याद रखिएगा, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1861 को।
कब? तो 12 अप्रैल 1861 को गृह युद्ध की जो है वो शुरुआत किया गया था दक्षिणी उत्तरी में। अगला है प्रश्न की गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से, दक्षिणी कैरोलिना राज्य से यह शुरुआत किया गया था। अगला है प्रश्न की अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1 जनवरी 1863 को। याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन तो 1863 ईस्वी को किया गया था। अगला है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने किया था? तो जॉन विल्किंस ब्रूस ने। कब? तो 14 अप्रैल 1865 को। अगला है प्रश्न अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति तो 26 मई 1865 को हुआ था। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति हुआ था आपका 26 मई 1865 को। अमेरिका गृह युद्ध फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला है टॉपिक आपका फ्रांस की राज्य क्रांति। टॉपिक है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति। प्रश्न है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ? तो 1789 में। याद रखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? तो सामंती। किस वर्ष जो है वो क्रांतिकारियों ने बस्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर जो है यहाँ पर जो है बंदियों से जो है मुक्त कर दिया था। तो कब? तो 14 जुलाई 1789 को। कब? तो 14 जुलाई 1789 को मुक्त कर दिया था। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को हो जाएगा। अगला है फ्रांस का राज्य क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस का राज्य क्रांति का नारा क्या था? तो हो जाएगा समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। किसका कथन है? लुई 14वां का। याद रखिएगा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। अगला है कि वर्षीय के शीश महल का निर्माण किसने कराया? तो लुई 14वां। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया? तो लुई 14वां ने। वर्साय को जो है फ्रांस की राजधानी यह बनाया था कौन? तो लुई 14वां ने। अगला है कि लुई 14वां किस वंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का। लुई 14वां जो था आपका वह बुर्बो वंश का शासक था, जो वर्षीय को संधि को जो है वो फ्रांस की राजधानी बनाया था। साथ ही शीश महल का निर्माण भी करवाया था। अगला है कि लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह जगह आपका ऑस्ट्रिया की। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो राजद्रोह के अपराध में। हैले किस प्रकार का कर था? तो भूमि कर एवं तीर्थकर था आपका धार्मिक कर। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान यह तीनों मिलकर दिया था, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने। अगला है कि कौन चर्च का विरोधी था? कौन चर्च का विरोधी था? तो वॉल्टेयर। 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है वो आपका वह उत्तम है। अगला है प्रश्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक है? तो रूसो का। अगला है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश क्या है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने किया था? तो वॉल्टेयर ने। कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने। याद रखिएगा यह तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की पुस्तक के जो लेखक थे वो रूसो थे, साथ ही लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वॉल्टेयर ने किया था और कानून की आत्मा की रचना वह मॉन्टेस्क्यू ने किया था। किस पुस्तक में सरकार का 3 अंग यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बताया गया है? तो कानून की आत्मा में। यह किसने लिखा था? तो मॉन्टेस्क्यू ने।
फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय मुद्रा क्या था? तो लिब्रे था। लिब्रे क्या था? तो लिब्रे, जो 1974 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। अगला है कि स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुआ? तो 5 मई 1789 को। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको माना जाता है? तो हर्डर को। किसको माना जाता है? तो हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को हुआ था कोर्सिको द्वीप की राजधानी अरासिया में, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, नेपोलियन के पिता कौन हो जाएंगे? तो कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट जो थे वो नेपोलियन के पिता थे। नेपोलियन कहाँ का सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था? तो ब्रिटेन में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को कब समाप्त किया? तो 1796 में समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? तो 1799 में। नेपोलियन प्रथम जो आपका काउंसिल बना था वो कब बना था? तो 1799 में बना था। साथ ही 1802 में जो है वो जीवन भर के लिए बना था। अगला है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। नेपोलियन जो बना था फ्रांस का सम्राट वो 1804 में बना था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता तो हो जाएगा नेपोलियन। कौन हो जाएगा? तो नेपोलियन हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को क्या कहा था? तो बनियों का देश। यह कौन कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन का वह पत्नी कौन थी जिसे तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की? तो वह थी आपका जोजेफाइन। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। अगला है नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? यानी कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में। याद रखिए कौन किया था? तो नेपोलियन ने किया था। अगला है कि नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे क्या कहा गया? तो नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो नेल्सन ने। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को कब हराया? तो 1813 ईस्वी में। कहाँ पर? तो लिपजिंग में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो एल्वा के टापू में रखा गया था। अगला है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को। कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था एवं मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था जहाँ उसका मृत्यु हो गया? तो वह रखा गया था आपका सेंट हेलेना द्वीप में, जहाँ पर 1821 ईस्वी में जो है उसका मृत्यु हो गया था। अगला है कि लिटेल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपोलियन को। और लास्ट है प्रश्न, नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? तो रूस पर आक्रमण। क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण था, याद रखिएगा। 19वीं सदी के पूर्व में, यानी कि 19वीं सदी के पूर्व में इटली में जो है कितने राज्य थे? तो कितने राज्य हो जाएंगे? तो 13 राज्य। याद रखिएगा 19वीं सदी के पूर्व में इटली में कुल 13 राज्य थे। अगला है इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। किसको माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को। अगला है कि जोसेफ मेजनी का नाम क्या है? यानी कि जोसेफ मेजनी का जन्म हो जाएगा, तो जन्म हो जाएगा आपका कहाँ पर हुआ है? तो जिनेवा में। याद रखिएगा मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। अगला है कि इटली का एकीकरण किसके संबंध में बड़ा बाधक है? यानी कि इटली का एकीकरण में जो है वो सबसे बड़ा बाधक इसमें क्या था? तो ऑस्ट्रिया था। क्या था? तो ऑस्ट्रिया था। अगला है प्रश्न कि इटली के एकीकरण में राज्य का अगुवाई किसने किया? इटली के एकीकरण में राज्य का अगुवाई जो किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपका सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य ने अगुवाई किया था, याद रखिएगा। यानी कि सार्डिनिया पिगमेंट के द्वारा। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया? तो काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, याद रखिएगा। ये अगला है कि इटली का एकीकरण का तलवार, यानी कि इटली का एकीकरण का तलवार किसको कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण की तलवार यह कहा जाता है आपका गैरीबाल्डी को। किसको? तो गैरीबाल्डी को।
इटली का एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? इटली का एकीकरण का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी को दिया जाता है। यानी कि मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी, इन तीनों को जो है वो इटली का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला है प्रश्न, यंग इटली का स्थापना। यंग इटली का स्थापना कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। और किसने किया था? तो वह जगह जोसेफ मेजनी। याद रखिएगा कि यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला है कि लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन जो है किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। किसने? तो गैरीबाल्डी ने। अगला है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गिवर्टी। कौन हो जाएगा? गिवर्टी। अगला है प्रश्न कि विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो वो जगह आपका सार्डिनिया का। कहाँ का? तो सार्डिनिया का शासक था। कौन? तो विक्टर इमैनुअल। एवं कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना गिवर्टी ने किया था। साथ ही लाल कुर्ती नाम से किस सेना का गठन जो है किसने किया था? तो गैरीबाल्टी ने। याद रखिएगा। चलिए अगला है कि विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? तो सार्डिनिया का। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्य के मेल से हुई थी? यानी कि इटली के एकीकरण की शुरुआत जो हुआ था वो किस राज्य के मेल से हुआ था? तो वह हुआ था आपका कहाँ? तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया का मेल से। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? तो 2 अप्रैल 1860 को। यानी कि इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। आगे है कि संयुक्त इटली का राजधानी किसे घोषित किया गया? संयुक्त इटली का राजधानी किसको घोषित किया गया था? तो वह घोषित किया गया था आपका रोम को। और कब किया गया था घोषित? तो 1871 में। याद रखिएगा, संयुक्त इटली का राजधानी जो है वो रोम को घोषित किया गया 1871 में। अगला है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो, कहाँ लानी हो क्रांति? तो समाज में। यानी कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसके हाथ में दे दो? तो नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसने कहा था? तो जोसेफ मेजनी कहा था। अगला है कि इटली का एकीकरण 1871 में किसने किया था? तो काउंट काबूर ने। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। और किसने किया था? तो काउंट काबूर ने। अगला है कि इटली का एकता का जन्म, इटली की एकता का जन्मदाता किस को माना जाता है? तो नेपोलियन को। इटली की एकता का जन्मदाता यह माना जाता है आपका नेपोलियन को। याद रखिएगा। अगला टॉपिक है आपका जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा। और बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? तो बिस्मार्क हो जाएगा किसका प्रधानमंत्री? तो ये हो जाएगा आपका प्रसा के शासक विलियम प्रथम का। याद रखिएगा कि प्रसा का जो आपका शासक था वह विलियम प्रथम था। अगला है प्रश्न कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो प्रसा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य हो जाएगा आपका प्रसा। अगला है कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो प्रसा के नेतृत्व में बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण चाहता था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। याद रखिएगा। और विलियम को जो है जर्मन संघ के सम्राट का ताज 1871 ईस्वी में पहनाया गया था। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि जर्मनी में राष्ट्रीय का संदेशवाहक किसे माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। क्या? तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। किसको? तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। अगला है कि जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी राष्ट्रीय सभा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो डायट के नाम से। अगला है कि जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब तक यानी कि रहा? तो 1815 से 1850 तक रहा। ऑस्ट्रिया को चांसलर कौन बनाया था? तो किसने बनाया था? तो मेटरनीफ ने। याद रखिएगा। मेटरनीफ ने जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया था। अगला है प्रश्न कि एकीकृत जर्मन
राष्ट्र के निर्माण, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण किन दार्शनिक ने मुख्य भूमिका निभाया? तो वह कौन भूमिका निभाया था? तो राके, बोमर और लसर ने। अगला है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1848 में किया गया था। कब? तो 1848 में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वह कौन था? यानी कि विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का जो आपका शासन रक्षा मंत्री जो था वो आपका वह कौन था? तो वह जगह वान माल्टेक। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? तो 23 सितंबर 1862 को। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो था वो प्रशा का शासक बना था। अगला है प्रश्न की बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1815 को। 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा? किसने बिस्मार्क को जो है वो बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने। सेरेजेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया था। कब? तो 1866 में। याद रखिएगा कि सेरेजेवा का युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने जो है वो प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? किस संधि के तहत जो है ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो वह हुआ था आपका प्राग संधि के तहत। किस संधि के तहत? तो प्राग संधि के तहत। याद रखिएगा। कब शामिल हुआ था? तो 1866 में। याद रखिएगा 1866 में। अगला है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो वह हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। किसके बीच? तो फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। अगला है कि नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1870 में। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1870 में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो वर्षीय के राजमहल में। कहाँ पर? तो वर्षीय के राजमहल में किया था। अगला है प्रश्न कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध के बाद जो है वो जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। याद रखिएगा। अगला है आपका टॉपिक रूसी क्रांति। प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने प्रयोग किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। कहाँ का? तो वेल्स का। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है रॉबर्ट ओवेन का। अगला है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। यह कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का निवासी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला है कि फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? तो सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन हो जाएंगे। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने किया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार। अगला है प्रश्न की रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ था? तो वह हुआ था आपका समाप्त मार्च 1917 में। कब? तो मार्च 1917 में समाप्त हुआ था। अगला है कि जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अगला है कि रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो जार निकोल्स द्वितीय। जार निकोल्स द्वितीय कौन था? तो रूस का अंतिम जार शासक था। अगला है कि 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। कब? तो 1914 में। और चला था कब तक? तो 1918 तक चला था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। याद रखिएगा।
अगला है प्रश्न कि 1917 में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला है बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन। कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चेका संगठन का गठन किसने किया? तो लेनिन ने। याद रखिएगा, चेका संगठन का गठन जो है वो लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला है कि लाल सेना का संगठन किसने किया? तो ट्राटस्की। लाल सेना का संगठन यह ट्राटस्की ने किया था। अगला है रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई? तो बम विस्फोट में हुआ था। रूस के जो शासक था आपका जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या यह हुआ था आपका बम विस्फोट में, याद रखिएगा। अगला है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? तो स्लाव की। अन्ना केरेनिया का लेखक हो जाएगा आपका लियो टॉल्स्टॉय। अगला है शून्यवाद का जनक तो तुर्गनेव। कौन था? शून्यवाद का जनक तो तुर्गनेव, याद रखिएगा। रूसी साम्यवादी का जनक किसको माना जाता है? तो प्लेखानोव को। रूसी साम्यवादी का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। अगला है सोशल डेमोक्रेटिक दल, यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में कब हुआ? तो 1903 ईस्वी में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। अगला है प्रश्न कि सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुट में विभाजित था? तो 2 दल में। कितना? तो 2 दल में विभाजित है, याद रखिएगा। कौन कौन सा? तो बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है तो वह जगह बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ अगर पूछे तो वो जगह आपका अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया? तो लेनिन ने। यह जो आपका प्रकाशित हुआ था 16 अप्रैल 1917 को। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की? तो 1921 में। याद रखिएगा, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था 1921 में। अगला है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो स्टालिन को। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में। कब हुआ था मृत्यु? 1924 में, याद रखिएगा। अगला है राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक तो टॉमस पेन। अगला है प्रश्न की मदर की रचना किसने किया था? तो मैक्सिम गुर्की ने, याद रखिएगा। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो ट्राटस्की हो जाएंगे। अगला है प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध में किसने नारा दिया था? तो वह जगह आपका लेनिन। प्रथम विश्व युद्ध में जो था वो ये नारा क्या था? तो युद्ध का अंत हो, यह लेनिन ने कहा था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजेल्स था, याद रखिएगा। अगला है टॉपिक आपका औद्योगिक क्रांति। टॉपिक है आपका औद्योगिक क्रांति। प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नाल्ड टायनोवी ने किया था, याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। अगला है प्रश्न की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो सूती कपड़ा से हुआ था। सबसे पहले स्कॉटलैंड में किसने पक्की सड़क की जो है वो विधि निकाली थी? तो मैकेडम ने। याद रखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था और सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने ही जो है था वो पक्की सड़क बनाने की विधि निकाला था। साथ ही अगला है कि मैनचेस्टर से वर्सल तक नहर किसने बनाया? तो ब्रिडले ने। कब? तो 1761 ईस्वी में। अगला है पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन किसने बनाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1814 में। अगला है कि औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था कौन? तो वह जगह आपका जर्मनी जो था वो प्रतिद्वंदी था इंग्लैंड में, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया था? तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जानके ने किया था। किसने? जानके। कब किया था? तो 1733 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने। कब? तो 1765 में। स्पिनिंग जेनी यानी कि पानी की शक्ति से चलित था, उसको
किसने आविष्कार किया था? तो रिचार्ड आर्कराइट ने। कब किया था? तो 1767 में। स्पिनिंग म्यूल के आविष्कार की बात करें तो क्रम्पटन ने किया था और 1776 में किया था। अगला है कि घोड़ा द्वारा चलने वाला करघा, इसका आविष्कार कार्टराइट ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। अगला है टॉपिक आपका इंग्लैंड में क्रांति। प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था आपका, वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? तो 1688 में। कब? तो 1688 में हुआ था। उस समय इंग्लैंड का जो शासक था आपका, वह जेम्स द्वितीय था। कौन था? तो जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच। किसके बीच? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। अगला है कि गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? गुलाबों का जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो वह जगह आपका इंग्लैंड में, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि सर्वप्रथम अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ आया था? तो इंग्लैंड में। कब? तो 1815 में आया था। अगला है प्रश्न कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस देश से था? एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस देश से था? तो वो हो जाएगा आपका ट्यूडर, यहाँ पर हो जाएगा वंश है, यहाँ पर हो जाएगा ट्यूडर वंश से। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध हो जाएगा आपका ट्यूडर वंश से, याद रखिएगा। यह जो है था ना आपका ट्यूडर वंश, इसके शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में जो है संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही थी, ट्यूडर वंश के शक्तियों का, याद रखिएगा। अगला है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 7 वर्षों तक। गृह युद्ध के समय राजा के समर्थक को क्या कहा गया? तो कैविलियर। क्या कहा गया? तो कैविलियर, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि एवं संसद के समर्थक को कहा गया था आपका राउड हैंड्स। अगला है आपका टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ था। और इसमें जो है आपका ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई, और यह जो है आपका 4 वर्षों तक चला था, जिसमें कितने देश ने भाग लिया था? तो 37 देश ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया था? तो जर्मनी ने। अन्य देश कौन कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया एवं इटली था। मित्र राष्ट्र में कौन देश शामिल था? तो इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक कौन था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब किया था? तो 1882 में किया था। अगला है प्रश्न कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो काला हाथ। याद रखिएगा, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध जो कि 1904-05 में हुआ था, और इसका अंत जो है किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था, याद रखिएगा। अगला है मोरक्को संकट कब आया था? तो 1906 में। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था। अगला है प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया कब? तो 1 अगस्त 1914 को किया था। और फ्रांस पर अगर पूछे तो 3 अगस्त 1914 को, यानी कि 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था और फ्रांस पर जो है 3 अगस्त 1914 को यह आक्रमण किया था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ? तो 4 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। अगला है कि इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ था। अगला है कि जर्मन के द्वारा किस को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में जो है शामिल हुआ? तो वह हुआ था आपका लुसितानिया जहाज का डुबाने के बाद। अगला है प्रश्न कि बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? तो सितंबर 1918 को। बुल्गारिया ने प्रथम विश्व युद्ध में सितंबर 1918 को जो है वो आत्मसमर्पण किया था।
अगला है कि अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया एवं हंगरी ने आत्मसमर्पण किया था। जर्मनी ने युद्ध विराम की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? तो 11 नवंबर 1918 को। कब? तो 11 नवंबर 1918 को। अगला है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 18 जून 1919 को। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है आपका 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की जो है शर्तें केवल 3 देश यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो है वो तय कर रहे थे, याद रखिएगा। अगला है कि पेरिस शांति सम्मेलन का शर्त केवल 3 देश तय कर रहा था। कौन? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था आपका लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस का पीएम था जॉर्ज क्लेमेंसो, और अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। वर्षीय का संधि कब हुआ? तो 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को वर्षीय की संधि हुआ था। इसमें जो है आपका जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ? हो जर्मनी के खिलाफ, यानी कि याद रखिएगा। वर्षीय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई, और इस संधि के तहत जो जर्मनी की सेना 1 लाख तक जो है सीमित कर दी गई थी। उससे अगर हम बात करें कि तो वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने के जो है अधिकार छीन लिए गए थे, और जर्मनी के सारे जो जितने भी उपनिवेश थे वो विजिट राष्ट्रों ने आपस में ही बांट लिया था। अगला है कि युद्ध हारने के रूप में जर्मनी से कितना राशि मांग लिया गया था? तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। अगला है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो आपका वह राष्ट्र संघ की स्थापना का ही रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में किस संधि को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का बीमारी रोपण जो है कहा गया है? तो वर्षीय की संधि का कहा गया है, बीजारोपण। अगला है आपका टॉपिक चीनी क्रांति। प्रश्न है कि मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? तो 1911 में। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ है। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन्यात सेन। तुंगमेंग दल की स्थापना किसने किया था? तो सन्यात सेन ने। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में। किस दल का मुख्य उद्देश्य चीन में मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करना था? तो वो जगह आपका तुंगमेंग दल। अगला है क्रांतिकारियों ने 1911 में किसे अपने सरकार का अध्यक्ष चुना? तो वह जगह का सन्यात सेन को चुना गया था। अगला है कि कोविनेंट लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो सन्यात सेन हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि किस क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई? तो यह हुआ था आपका गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना 1911 की क्रांति के बाद। सन्यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना कब किया? तो 1912 ईस्वी में। कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो सन्यात सेन ने। कब? तो 1912 में। और इस पार्टी के जो पुनर्गठन के लिए जो है सेन ने यानी सन्यात सेन ने माइकेल वोरोदिन को जो है आमंत्रित किया था। अगला है प्रश्न कि सन्यात सेन अपनी सेना का संगठन के लिए किसे चुना? तो जनरल गैलेन को चुना था। किसको? तो जनरल गैलेन को, याद रखिएगा। अगला है कि सन्यात सेन के 3 सिद्धांत था। कौन कौन सा 3 सिद्धांत था? तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, यह तीनों सिद्धांत था। अगला है प्रश्न कि चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो सन्यात सेन को। तांग वंश का शासन किस देश में था? तो चीन में था। कहाँ पर? तो चीन में। सन्यात सेन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। कब हुआ था सन्यात सेन का मृत्यु? तो 1925 ईस्वी में हो गया था। सन्यात सेन के मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला? तो चुआंग काई शेक ने। किसने संभाला था? तो वह संभाला था आपका चुआंग काई शेक ने। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए? तो 1927 में। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1928 में हो जाएगा। कब? तो 1928 में शुरू हुआ था। अगला है कि हुनान का विशाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो माओ त्से तुंग ने 1925 में किया था। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था? तो 1893 में हुआन में। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो फार्मोसा में। कहाँ पर? तो फार्मोसा में हो जाएगा। अगला है कि ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया? तो चियांग काई शेक ने। ब्लू शर्ट आतंकवादी का गठन चियांग काई शेक ने किया था। अगला है कि चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो 1949 में माओ त्से तुंग के द्वारा।
चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्से तुंग ने। चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एंग लाई ने। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी थी हुनान। खुले द्वारा की नीति किसने अपनाई? तो चीन ने। चीन द्वार खोलन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ब्रिटेन को। अगला कि खुल द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन है। एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो चीन को। और अगला है आज का लास्ट कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। तुर्की का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की का मरीज किसे कहा जाता है? यानी कि यूरोप का मरीज तो हो जाएगा तुर्की का। याद रखिएगा तुर्की को क्या क्या कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज। अगला है प्रश्न पान इस्लाज्म का नारा किसने दिया था? तो अब्दुल हामिद द्वितीय ने। किसने दिया था? तो अब्दुल हामिद द्वितीय ने दिया था। अगला है कि युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत यह हुआ था आपका अब्दुल हामिद द्वितीय के शासनकाल में। कब? तो 1909 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि कौन था जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा मानने से इनकार कर दिया था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि कौन सा था जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था? तो वह संधि था आपका सेव की संधि। कौन सा था? तो वह जगह आपका सेव की संधि। सेब्र की संधि कब हुआ था? तो 10 अगस्त। कब? तो 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सेब्र की संधि हुआ था, जिसमें जो है यह मुस्तफ़ा कमाल पाशा वह मानने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है आधुनिक तुर्क का निर्माता किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है आपका किसको? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। किसको माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। अगला है कि अत्तातुर्क यानी कि तुर्की का पिता के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? तो 1881। अगर डेट सहित पूछे तो 19 मई हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 19 मई 1881 ईस्वी को मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो सेलेनिका में। इनका पिता का नाम था अली रजा। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 ईस्वी को सेलेनिका में हुआ था। इनके पिता का नाम था अली राजा। अगला है प्रश्न कि एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा किस युद्ध में शानदार सफलता हासिल किया था? तो गल्ली पोती का युद्ध था। कौन सा था? तो गल्ली पोती का युद्ध था। इसमें ही जो था वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा वह शानदार सफलता हासिल किया था। साथ ही आपको बता दें कि तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब किया गया था? तो 1889 ईस्वी में। कब किया गया था एकता और प्रगति समिति का गठन? तो 1889 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? तो तुर्की में किया गया था, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि कमाल पाशा सैनिक पद से कब इस्तीफा दे दिया? कमाल पाशा जो था वो सैनिक पद से कब इस्तीफा दे दिया था? तो 1919 ईस्वी में। कब? तो 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। अखिल यानी कि अगला प्रश्न है कि अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अखिल तुर्क कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसमें ही जो है वो अध्यक्षता किया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। किसमें? तो अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है 1919 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा। साथ ही लोजान की संधि की बात करें, यानी कि लोजान की संधि कब हुआ था? तो लोजान की संधि यह हुआ था आपका 1923 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो तुर्की एवं यूनान के बीच में हुआ था लोजान की संधि। कब? तो 1923 में। अगला है कि तुर्की गणतंत्रता की घोषणा कब हुआ? तुर्की गणतंत्रता की घोषणा जो हुआ था कब हुआ था? तो 1923 में। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा किया गया था। अगला है प्रश्न कि कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को कब समाप्त किया?
कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त कब कर दिया था? तो 3 मार्च 1924 को। कब किया था? तो 3 मार्च 1924 ईस्वी को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत को समाप्त किया। अगला है कि तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई? तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब किया गया था? तो 20 अप्रैल 1924 को। कब किया गया था तुर्की में नए संविधान की घोषणा? तो 20 अप्रैल 1924 को किया गया था। अगला है कि तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना था। कब बना था? तो 1924 में यह नया संविधान की घोषणा हुई। उसके बाद तुर्की के नए गणतंत्र राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ था। अगला है कि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन हो जाएगा? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा हो जाएगा। अगला है कि कमाल पाशा ने तुर्की भाषा परिषद की स्थापना कब किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा जो है वो तुर्की भाषा परिषद की स्थापना किया गया था। कब? तो 1932 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1932 ईस्वी में। साथ ही तुर्की में कमाल पाशा ने पंचवर्षीय योजना लागू किया था। कब? तो 1933 ईस्वी में। साथ ही हम बात करें कमाल पाशा के द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था इस्तांबुल में। कहाँ पर किया गया था? तो इस्तांबुल में किया गया था। और 1924 में तुर्की को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा किया था। कौन? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा। साथ ही हम बात करें तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन की बात करें तो यह भी जो है वो 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। और इस्तांबुल का पुराना नाम की बात करें तो कुस्तुतुनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुतुनिया हो जाएगा। अगला है कि तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो वह लगाया गया था आपका 1925 में। डेट अगर पूछे तो 25 नवंबर 1925 को जो है ना वो तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है प्रश्न कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा का मृत्यु कब हुआ? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गया था। अगला है टॉपिक इटली में फ्रांसिस्को का उदय। इटली में फ्रांसिस्को का उदय। प्रश्न है कि फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो इटली में। कहाँ पर हुआ था? तो इटली में हुआ था। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता तो वो हो जाएगा मुसोलिनी। किसको? तो मुसोलिनी को। याद रखिएगा, मुसोलिनी को माना जाता है। आगे है कि फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। कहाँ पर? तो रोमांगना में हुआ था। याद रखेगा, मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का क्या नाम था? मुसोलिनी के जो दल था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फासिस्टवाद। क्या था? तो फासिस्टवाद। इसकी स्थापना किया था किसने? तो इसकी स्थापना मिलान में किया गया था। कहाँ पर? तो मिलान में। अगला है कि मुसोलिनी की ओर किस नाम से जो है जाना जाता है? मुसोलिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्यूस के नाम से। किसके नाम से? तो ड्यूस के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न कि फांसीवादी दल के स्वयंसेवक किस कलर का कमीज पहनते थे? फ्रांसीवादी दल के जो स्वयंसेवक थे वह किस रंग के कमीज पहनते थे? तो काली रंग के। कैसा? तो काला रंग का कमीज पहनता था। अगला है कि मुसोलिनी किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया? मुसोलिनी ने किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? तो डियाज को। किसको? तो डियाज को नियुक्त किया था। मुसोलिनी के द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या कितनी थी? तो 22। मुसोलिनी के द्वारा जो नियम बनाया गया था निगम, उसकी संख्या कितना था? तो वो जगह आपका 22। अगला है कि राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो मुसोलिनी। इसमें सदस्य की संख्या कितना था? तो 500 था। याद रखिएगा कि मुसोलिनी जो था वो निगम बनाया था। कब? कितने? तो 22। और राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष भी था मुसोलिनी। इसमें जो है सदस्य की संख्या टोटल 500 थी। अगला है कि ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्य की संख्या कितनी थी? ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 25 थी। कितना? तो 25 हो जाएगा। अगला है कि मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण किया? मुसोलिनी ने रोम पर कब आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण कब किया था? तो
1935 में, याद रखिएगा कब, तो 1935 ईस्वी में आक्रमण किया था। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका मुसोलिनी ने कहाँ यह किया था आपका 1935 में किया था आपका अबिसिनिया पर, और 1922 में किया था रोम पर किया था 1922 में, और अबिसिनिया पर किया था 1935 हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कि जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब किया, तो 1936 में। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया, तो 10 जून 1939 को। कब, तो 10 जून 1939 को। इटली में फांसीवादी का अंत कब माना जाता है, इटली में फांसीवादी का अंत कब माना जाता है, तो यह माना जाता है आपका, कब माना जाता है, तो 28 अप्रैल 1945 को। डेट अगर पूछे तो 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। अगला है आपका टॉपिक, जर्मनी में नाजीवाद का उदय। प्रश्न है, जर्मनी में नाजी दल का उदय किसके नेतृत्व में हुआ। जर्मनी में नाजी दल का नेतृत्व उदय जो हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वह हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किया गया था। अगला है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रोना में। ब्रोना कहाँ पर हो जाएगा, तो ब्रोना हो जाएगा आपका बोर्ना, ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1889 को। 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ब्रोना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार, याद रखिएगा। हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था, तो चित्रकार बनना चाहता था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी के तरफ से लड़ा। हिटलर जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। उसे वीरता के लिए जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आयरन क्रॉस से। कौन सा पुरस्कार था, तो आयरन क्रॉस पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है कि युद्ध के बाद हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना। युद्ध के बाद हिटलर किस पार्टी का सदस्य बना था, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना था। और 1920 इसमें जो है ना, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया था नाम बदल करके। अगला है कि फ्यूहरर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो हिटलर को जाना जाता है। 1923 में हिटलर किसके साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो किसके साथ मिलकर किया था, तो लुडेनड्रॉफ को। किसके, तो लुडेनड्रॉफ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1923 में। और यह जो विद्रोह हुआ था आपका, यह असफल हुआ था। क्या हुआ था, तो विद्रोह असफल हुआ था और हिटलर को जो है बंदी बना लिया गया था। याद रखिएगा कि हिटलर को इसमें बंदी बना लिया गया था और जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखा था। उसका क्या नाम था, तो मीन कैंप। क्या नाम था, तो मीन कैंप, याद रखिएगा। और 1924 के अंत में उसे जेल से जो है रिहा कर दिया गया था। किसको, तो हिटलर को। अगला है कि हिटलर अपने दल का प्रतीक चिन्ह क्या रखा, तो स्वास्तिक। हिटलर अपने दल का क्या चित्र रखा था, तो स्वास्तिक का प्रतीक के रूप में ग्रहण किया था। कब, तो यह जो था ना, यह जेल से रिहा हो गया था हिटलर, उसके बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को जो प्रतीक के रूप में ग्रहण किया था। अगला है कि राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब मनोनीत किया, तो वह मनोनीत किया था 1933 ईस्वी में। कब मनोनीत किया था, तो 1933 में। याद रखिएगा कि 1932 में चुनाव में जो हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीट प्राप्त हुई थी, परंतु जो है उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। यानी कि हिटलर को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला और बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जो है हिटलर को चांसलर मनोनीत किया था। अगला है कि हिडेनबर्ग का मृत्यु कब हो गया, तो 1934 में। यानी कि अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर जो है एक कर दिया गया था और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। क्या बन गया था, तो हिटलर चांसलर बन गया था, याद रखिएगा। अगला है कि गुप्तचर पुलिस यानी कि गेस्टापो, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो वह भी जो है वो हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला है कि नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था।
नाजी दल का जो प्रचार कार्य था वह कौन संभालता था? तो हिटलर ही संभालता था। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका नाजी दल का प्रचार का कार्य संभालता था गोएबल्स। कौन? तो गोएबल्स संभालता था। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो दिया था वो हिटलर ने दिया था। अगला है कि जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ? जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 1933 इसमें हुआ था। जर्मनी में हिटलर द्वारा वर्षीय की संधि का सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा कब किया गया? जर्मनी में हिटलर के द्वारा वर्षीय की संधि का सभी धाराओं को तोड़ने का जो घोषणा किया गया था वह घोषणा कब किया गया था? वह किया गया था 1935 ईस्वी में। कब? तो 1935 में। यानी कि हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जो जर्मन में पुनः सशक्तिकरण की घोषणा किया था उसमें वर्षीय की संधि निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा किया था एवं उसने जो है ना वो पूरे जर्मनी में अनिवार्य सेवा सैनिक सेवा लागू कर दिया। कौन? तो हिटलर ने 1935 में। अगला है कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कमिटमेंट समझौता कब हुआ? तो 1936 में हुआ था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? तो 1 सितंबर 1939 को। कब? तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। और हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार जो है वो ऑस्ट्रिया हुआ। कौन हुआ? तो ऑस्ट्रिया। अगला है प्रश्न की एडोल्फ हिटलर के लिए सम्मी विरोधी यानी कि सभी विरोधी नीति का अर्थ है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति। क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति था। हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया था? तो 30 अप्रैल 1945 को। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो था वह आत्महत्या कर लिया था। ये अगला है आपका टॉपिक जापानी जहाज। प्रश्न है कि जापान के साम्राज्य का पहला शिकार कौन हुआ? जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका चीन। कौन हुआ था? तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार चीन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? तो वह किया था आपका मूत सुहितो के द्वारा किया गया था। अगला है कि जापान में सैनिक सेवा कब से अनिवार्य कर दिया गया? जापान में सैनिक सेवा कब से अनिवार्य कर दिया गया? तो 1872 से। 1872 याद रखिएगा, मेओ के शासनकाल यानी याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 में। जापान ने रूस को हराया था 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है कि जापान रूस संधि की समाप्ति किस संधि से हुआ? जापान रूस संधि की जो समाप्ति हुआ था वह किस संधि के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था पाटर्स माउथ की संधि के द्वारा। यह संधि कब हुआ था? तो 5 सितंबर 1905 को हुआ था। कब? तो 5 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। और इसमें जो है जापान रूस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि जापान ने मंचूरिया पर कब आक्रमण किया? जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? तो 1931 में। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में किया था। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो 1933 ईस्वी को। यानी कि 1933 ईस्वी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो था वह त्याग दिया था। अगला है कि पीत आतंक के नाम से किसको जाना जाता है? पीत आतंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको जापान को। पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किसका साथ दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो था वो किसका साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र को। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक। और इसमें जो है जापान धुरी राष्ट्रों का यह जो है आपका साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? तो हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, याद रखिएगा। इसमें जो है आपका यानी कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणुबम गिराए जाने के कारण जो है इसमें जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था, याद रखिएगा। अगला है आपका टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध।
आपका टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था इसका तत्कालिक कारण याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेजर्ट फ्रॉक्स के नाम से किसे जाना जाता था। तो जनरल रोमेल को। किसको। तो यह जाना जाता था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का याद रखिएगा। और इसका जो नाम था आपका डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। किसको। तो जनरल रोमेल को याद रखिएगा। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ। तो 1938 में। म्यूनिख पैक्ट जो आपका संपन्न हुआ था वह 1938 में आपका संपन्न हुआ था। अगला है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था। तो 1935 में। कब। तो 1935 में जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था। अगला है कि संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ। तो स्पेन। याद रखिएगा कि संयुक्त रूप से जो है वो यह क्या हुआ था। तो संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार हुआ था आपका स्पेन। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था। तो 1936 में। याद रखिएगा स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था और इसमें जो है संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। अगला है प्रश्न कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता था। जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना किस ऑपरेशन के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जो है वो जाना जाता था। जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ। तो 23 अगस्त 1939 हो जाएगा। जर्मनी रूस आक्रमण समझौता जो है वो 23 अगस्त 1939 को हुआ था। इसमें जो है जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर जो है उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया था और फिर फरवरी 1943 में रूसी सेना जो था वो जर्मनी को हराने में सफल हुआ था। अगला है कि जर्मन ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर कब आक्रमण किया। तो 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन की ओर से इटली का प्रवेश कब हुआ था। तो 10 जून 1940 को। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली का प्रवेश 10 जून 1940 को हुआ था। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब प्रवेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब प्रवेश किया। तो वो हो जाएगा 8 दिसंबर 1941 को। 8 दिसंबर 1941 को। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने का प्रमुख कारण क्या था। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर यानी कि अमेरिका के नौसेना अड्डा पर हमला। यानी कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को जब प्रवेश हुआ था इसका कारण था जापान द्वारा जो है 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डा पर जो है वो जबरदस्ती हमला करना था। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था आपका विस्टन चर्चिल था एवं अमेरिका का राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट था। एवं रूजवेल्ट अमेरिका का राष्ट्रपति कितना बार रहे। तो वह जगह 4 बार। कितना बार रहा था। तो वह रहा था आपका 4 बार। याद रखें यानी कि 1933 से लेकर के 1945 तक था और इस पद पर रहते रहे कौन। तो रूजवेल्ट। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा जो इस पद की शोभा बढ़ाई और इनका संबंध की बात करें तो डेमोक्रेट पार्टी से था। किससे। तो डेमोक्रेट पार्टी से। अगला है प्रश्न कि इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था। तो सेली सेवरी। कौन। तो सेली सेवरी था। अगला कि आरोपित संधि के नाम से किस संधि को जाना जाता है। आरोपित संधि के नाम से किस संधि को जाना जाता है। तो वर्षीय की संधि को या वर्षीय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है। तो यह दिया जाता है रूस का। अगला है मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों से जर्मन सेना का कब परास्त हो गया था। तो 6 जून 1944 को जो है मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों से यानी कि 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था। तो वह कौन था। तो जापान था।
अगला है प्रश्न कि अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान में है कौन सा परमाणु बम गिराया गया? तो लिटिल बॉय, इसमें प्रयोग किया गया था आपका यूरेनियम 235 का। किसका? तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था फैट मॉन, जो कि इसमें जो है प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो यह हुआ था आपका 8 मई 1945 को। 8 मई 1945 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था, याद रखिएगा। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 15 अगस्त 1945 को हुआ था। इसमें भी जो है जापान ने आत्मसमर्पण किया था। और अगला है और आज का लास्ट है इन टॉपिक का कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था। क्या था? तो इसका सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का था, याद रखेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका विश्व इतिहास के सारे प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।